लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले साथियों का और इस जन आंदोलन में सभी साथियों का फिर एक बार स्वागत है क्रांतिकारी अभिवादन के साथ लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम लाल सलाम कार्यक्रम में हमारे समय के मुख्य मुद्दों पे बातचीत करते आए हैं, हमारे समय के संकटों, चिंताओं पे बात करते आए हैं। आज भी हम भारत के स्वाधीनता दिवस की पूर्व बेला में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो मुद्दा भाषा का है। कोई भी भाषा पूरी मानव जाति की उपलब्धि होती है। हर भाषा का अपना महत्व होता है। किसी भी भाषा को दोयम दर्जे का साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर भाषा में ज्ञान विज्ञान की नई नई बातें सामने आई हैं। हर भाषा में लोगों ने अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गहरा संघर्ष किया है। इसलिए हर भाषा का महत्व है। लेकिन आज जब हमारा देश भारत फांसीवाद के गिरफ्त में फंस चुका है, तब ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति भाषा के मुद्दे की भी है कि उर्दू भाषा, जो इस देश की भाषा है, जो इस देश की जमीन पे पैदा होकर बड़ी हुई और हम सबके संघर्षों की भाषा है, उस उर्दू भाषा को फांसीवादी ताकतें दोयम दर्जे का साबित करने की साजिशें कर रही हैं, जैसे ये कोई और है, ये कोई पराई है। जबकि उर्दू भारत की जंगे आजादी में सबसे ज्यादा ताकत के साथ शामिल हुई। उर्दू का भारत की जंगे आजादी में, उसके पहले और आज जो महत्व है, इन सारी बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समय के वरिष्ठ साहित्यकार, उर्दू के साहित्यकार, प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली जावेद साहब आज हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड अली जावेद जी, आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम। और जी शैली जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मौके पर जो है आपने मुझे याद किया और आपके साथ और अपने देखने वालों के साथ चंद बातें उर्दू के ताल्लुक से और खासकर हमारी जो देश की जंग आज़ादी रही है उस ताल्लुक से बातें करेंगे। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। जबान के बारे में जिस तरह की गलत फहमियां पैदा की गई हैं उन पर बातें करेंगे। और शैलन जी, आपने बहुत सही कहा कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा जी भयानक, ऐसा खतरनाक दौर जो है शायद इतिहास ने कभी नहीं देखा। जी और इस दौर में जो है, जब हमारी पहचान जो है सिर्फ भाषा का जी सवाल नहीं है, जी हमारी जी जी अपनी निजी पहचान जो है हमारी धार्मिक आस्थाओं से हो रही है। जी हमें एक जी इंसान के तौर पे जो है न पहचान करके जी जी हमें हिंदू और मुसलमान के तौर पर पहचानने की और पहचानवाने की जो कोशिश की जा जी रही है। जी जी आपने जो है आज एक बहुत अच्छा ये मुद्दा, ये विषय चुना है कि जी उर्दू के ताल्लुक से और उर्दू का जंग आज़ादी में क्या जी हिस्सा रहा है, उस ताल्लुक जी से जो है हम आपके साथ कुछ बातचीत करें। तो जी बाकायदा बातचीत शुरू करने से पहले मैं बहुत ही संक्षेप में दो तीन बातों की जी तरफ इशारा करना जी चाहता हूँ। जी स्वागत है। जी वो ये कि जब हम इंसानी तमद्दुन यानी मानव सभ्यता के इतिहास पर गौर जब हम करते हैं, तो जी बुनियादी तौर पे दो बातें जो है मानव सभ्यता के इतिहास में बहुत जी अहम है। वो ये जी कि जैसा हम सब जानते हैं कि इंसान जो है पहले चौपायों की जिंदगी बसर कर रहा था जी और अपने चार पैरों पर चलना और उसने शुरू किया था। जी लेकिन जब तरक्की करता है और तरक्की करते करते अचानक जो है वो अपने दो पैरों को आजाद कर लेता है जी और उन दो पैरों को आजाद करने के बाद जो है वो सीधा खड़ा हो करके उन दो जी पैरों से अपने दो हाथों का काम लेना वो शुरू कर जी देता है।
तो जी, ये इंसान की जिंदगी का जो है एक सबसे बड़ा इनकलाब रहा है। जी, जाहिर है उसके बाद उसने जिस तरह से आग की दरियाफ्त की, उसने जो है खेती करना सीखा, उसने पहिए को घूमते हुए घुमा करके जो इंसानी जिंदगी को और तेज किया। लेकिन सबसे अहम जो मोड़ आता है इंसान की जिंदगी में वो ये कि अब तक उसके पास अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जी, समाज में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास कोई जबान नहीं थी। जी, ये इंसानी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इनकलाब था कि उसने एक जबान तैयार कर ली। और जी, जी, जबान जी, जो है, जाहिर है जबान की शुरुआत जो है वो आवाजों पर उसका दारो मदार होता है। जी, और जी, हम जी, जिसे जबान कहते हैं वो जी, बोलियों के शक्ल में जो है शुरू शुरू में वजूद में आती है, और जी, फिर वो बोलियां जो है वो जबान की शक्ल अख्तियार कर जी, लेती हैं। जी, लेकिन जी, जी, साइंटिफिक फार्मूला ये है, हम मान जी, करके ये चलते हैं जिसमें किसी को कोई विवाद नहीं हो सकता, कि जी, जबान जो है वो इंसानी जरूरत की पैदावार है। जी, जी, इंसान ने अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने एक दूसरे जी, को समझने के लिए जो है, जी, यानी जबान जो है समाज में इंसानी जरूरतों की बुनियाद पर जो है वजूद में आती है। जी, लेकिन बदकिस्मती ये है, मुख्तसर जो है मैं ये कह दूं कि बदकिस्मती ये है कि हमने आज इतनी तरक्की कर ली और हुँ, इतना मानव सभ्यता का इतिहास हमारे सामने है जो हमें जी, रास्ता दिखा रहा है, फिर भी जी, जो है हम अपनी आंखें बंद करके जबानों जी, को मजहब के खाने में बांट देने की जो हुँ, है कोशिश, हुँ, खतरनाक कोशिश जो है हुँ, वो करते हुँ, हैं। जाहिर है जी, जी, जबानें जो है वो किसी मजहब की नहीं होती हैं, किसी जी, जी, फिरके सही की बात। नहीं होती हैं। जी, और जी, इसीलिए जो है इंसान चूंकि उसे, हम जो टर्म यूज करते हैं, जो इस्तेलाह हुँ, यूज करते हैं, उसे कहते हैं हुँ, इंसान अशरफुल मखलूकात है। यानी जी, जितने दुनिया के जानदार चीजें हैं उनमें जी, सबसे उत्तम जो है वो हैसियत वो इंसान की है। जी, 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 ये इसलिए है कि हम सोचते समझते हैं, हम जो हुँ, है चीजों को गलतियां करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। हुँ, लेकिन ये इंसान जो है उसका रवैया तब बहुत खतरनाक हो जाता है जब हम ये जी, तय करके चलें कि नहीं, हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे। जी, तब जी, जो है दिक्कतें पैदा होती हैं, और यही जी, जबान के साथ हुआ है। और जी, इसीलिए जो है जहां तक उर्दू का ताल्लुक जी, है, ये जी, प्रोपगंडा जो है कि उर्दू जो है वो आ, सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों की जबान है, बल्कि जी, मुसलमान हुक्मरानों ने जो है उर्दू को जो है हमारे ऊपर थोप दिया, और मुसलमानों की जबान जो है वो हम पर थोप दी गई। इस तरह का गलत प्रोपगंडा जो है, ये न सिर्फ ये कि मजाक है अपने हुँ, ज्ञान के साथ, अपने इल्म जी, के साथ, बल्कि जी, जी, ये एक बड़ी खतरनाक साजिश भी है। जी, इसलिए सही बात कि है। धर्म पर आधारित जो जो भी फैसले हम करते हैं वो जी, इंसानों को बांटने में मददगार साबित होते हैं। जी, और जी, इसीलिए जो है बार बार जो है हम ये दोहराते रहे हैं कि जब जी, जो जिन्हें हम मुसलमान शासक कहते हैं, जब वो जी, मुसलमान शासक जो है यहाँ आए तो उनकी जी, जबानें जो है तुर्की या फारसी हुआ करती थी। सही बात है। उर्दू जो है जी, मुगल शासकों तक, उर्दू जो है सरकारी जबान कभी नहीं थी। ये जी, लोग मुगल बादशाह वगैरह जो है ये घरों में तुर्की बोलते थे, और सरकारी सतह जी, पर कामकाज की जो भाषा होती थी वो फारसी हुआ करती थी। जी, लेकिन फारसी होने की वजह से अवामी सतह पर जो दिक्कतें पेश आती थी, या बाहर से जो है जो, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश रहा है जिसके चारों तरफ से जो है हम सिर्फ आर्या ही नहीं बल्कि आर्यों के बाद जो है जो आने जाने का सिलसिला जारी रहा।
जिसकी जी, तरफ हमारे शायर रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी ने जी, कहा था कि सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक कारवां आते रहे हिंदुस्तां बनता गया। क्या बात है! वाह, वाह! और हुँ, ये जो हिंदुस्तान बना, वो हिंदुस्तान जो है उसका कभी कोई धर्म उसका आधार नहीं था। जी, हम तारीख के पन्ने, इतिहास के पन्ने जो है वो पलटे तो कभी भी किसी मुसलमान बादशाह ने ये नहीं कहा कि देश का धर्म जो है वो इस्लाम होगा, या सारे हुँ, देशवासियों को, सारी हुँ, जनता को जो है इस्लाम धर्म जो है वो कबूल हुँ, करना होगा। हुँ, ऐसा कभी हुँ, नहीं हुआ। जी, सही बात है। उसको जो है बार-बार आज जो है बड़े खतरनाक तरीके से जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है। और हुँ, जहाँ तक भाषा का ताल्लुक है, भाषा का ताल्लुक तो ये है कि जो कबीर ने जिस बात की तरफ इशारा किया था कि हुँ, कबीरा संस्कृत कूप जल, भाखा बहता नीर। तो हुँ, भाखा जो है वो बहता हुआ नीर है, बहता हुआ हुँ, पानी है, जो हुँ, एक कुएं के पानी की तरह नहीं है, जिसमें जो हुँ, है उससे आगे और बात नहीं की जा सकती। हुँ, संस्कृत के साथ जो है वो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हुई कि हुँ, उसको एक विशेष धर्म और एक विशेष जाति के हुँ, लोगों ने जो है अपने शिकंजे में ले लिया और हुँ, अवाम तक उसे पहुँचने नहीं दिया। और चूँकि हुँ, अवाम तक नहीं पहुँचने दिया, इसलिए अवामी सतह पर जो है वो संस्कृत धीरे-धीरे जो है वो खत्म होती गई। हालाँकि हुँ, संस्कृत का जो लिटरेचर है, संस्कृत की जो ज़बान है, उसका जो एक रिच पूरी हुँ, हेरिटेज रही है हमारी, उस पर हम हुँ, जितना गर्व करें कम है। लेकिन हुँ, संस्कृत को जो है इस कट्टरवाद ने जो है कूपजल बना दिया और हुँ, इसीलिए जो है कबीर जो है भाखा की बात करता है। और हुँ, यही जो एहतजाज है, यही जो प्रतिरोध का स्वर है, जी, चूँकि जी, जी, फ़ारसी जो है वो दरबारों की भाषा थी, चूँकि जी, जी, फ़ारसी जानने वाले ही आलिम समझे जाते थे, फ़ारसी जानने जी, वाले ही ज्ञानी जी, समझे जाते थे। तो जी, ये जो फ़ारसी के खिलाफ एक तरह का अवामी सतह पर जो रवैया था, जो रद्द-ए-अमल जी, था, उसकी जी, बुनियाद पर जो है हर इलाके में, देश के हर इलाके में अलग-अलग जो है बोलियों ने जन्म जी, लिया और जी, उसी को जो है आगे बढ़ कर के चाहे हम खड़ी बोली कहें या खड़ी बोली के बाद जो है वो जिसे हम आज उर्दू के नाम से जानते हैं, जी, वो धीरे-धीरे करके जो है इस तरह की एक मिलवा ज़बान जो है जी, वो सामने जी, आती है। और जी, 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 इसीलिए जो है हमारे बड़े-बड़े अदीबों और शायरों ने जो है वो जी, उस ज़बान में शायरी करने की कोशिश की, उस जी, ज़बान में कम्युनिकेट करने की कोशिश की, जो जी, अवामी सतह पर बोली जाती थी और अवामी सतह पर समझी जा सकती थी। जी, इसीलिए जो है शुरू-शुरू में जो ज़बान हमारे सामने आई, उसमें जो जी, उर्दू नाम जो है बहुत बाद में आता है। अच्छा, ये तो जो है शुरू में इसे हिंदी कहा गया, अमीर खुसरो ने भी जो आप जानते हैं हिंदी या हिंदवी कहा है। हिंदी में, अमीर खुसरो जो है बाद में जो है धीरे-धीरे करके जिस तरह से ज़बान तरक्की करती गई, उसको रेख्ता कहा गया और जी, बाद जी, जी, में जो है उसको जो उर्दू नाम दिया गया और उर्दू जो है सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल जो है बहुत बाद में मुसफ़ी जैसे शायर ने किया है। उससे पहले जो है अच्छा, रेख्ता शब्द का इस्तेमाल अच्छा, हुआ करता क्या था। बात जी, तो है! बड़ी महत्वपूर्ण बातें आप इसीलिए बता जो रहे है हैं। जी, इसको और उर्दू क्या है? उर्दू हम आप सब जानते हैं जो है हमारे ज़्यादातर हिंदी के साथी इस बात से वाकिफ़ हैं कि उर्दू जो है वो तुर्की का लफ्ज़ है और जी, तुर्की तुर्की में उर्दू के मानी है बाज़ार। जब लोग अच्छा, जो है बाज़ार में आते-जाते थे तो ज़ाहिर है जो हुक्मरां तबके के लोग हैं, जो फ़ारसी बोल रहे हैं, उनकी ज़बान यहाँ के लोग समझ नहीं सकते हैं जी, और ना ही यहाँ की ज़बान जो है वो हुक्मरां तबके के लोग समझ पा रहे हैं। तो इन दोनों के मेल-मिलाप से जो एक मिलवा ज़बान जो है,
सामने आती है। इसीलिए जब उर्दू से उर्दू कहा गया तो सिर्फ उर्दू नहीं कहा गया, बल्कि जबाने उर्दू, यानी जबान बाजार की जबान। आजाद की। इसीलिए जो आज आज जो है दिल्ली में जब जामा मस्जिद जाएं तो उर्दू बाजार कहा जाता है। उस अच्छा। इलाके का नाम जो है उर्दू बाजार है, यानी वाह। बाजार, आम लोगों के बोलचाल की जबान। और इसीलिए जो है आप देखिए कि जो ये मिली जुली जबान जब आगे बढ़ती है तो जी सरकारी सतह पर और अवाम की सतह पर एक मेल मिलाप का सिलसिला शुरू होता है। और ज्यादातर हमारे उर्दू के बड़े शुरुआती दौर के बड़े अदीब और शायरों ने जो है वो फारसी के खिलाफ एक तरह की बगावत की, अच्छा। यानी फारसी को रद्द किया। और फारसी को जी रद्द करते हुए जो है अवामी सतह पर जो जबान बोली और समझी जाती है उसको जी इस्तेमाल करना शुरू किया। और जी इसीलिए जो है आखिर में जो है मैं इस बहस को आगे बढ़ाते हुए, एक हमारे बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका नाम था जाफर जटल्ली। जी ये जाफर जटल्ली जो है वो 17वीं सदी यानी 1658 में उनकी पैदाइश मानी जाती है। जी 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 1658 से 1713 तक इनका पीरियड माना जाता है। जी यानी जो बुनियादी तौर पे ज्यादातर जो है जो औरंगजेब का जमाना रहा है, जी उसमें जो है जाफर जटल्ली एक बड़ा बागी किस्म का शायर जो है हमारे समाज में पैदा होता है, जो जी फारसी के वर्चस्व को, फारसी की इजारेदारी को जो है जो चैलेंज करता है और एक जी नई जी जबान के तहत जो है शायरी करना शुरू करता है। जी हाकिमों, जी बादशाहों और सरकारी सतह पर जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं उनके खिलाफ जी जो है आवाज उठाता है। और जी जबान की जितनी खूबसूरत तारीफ जाफर जटल्ली करता है जी वो शायद जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो क्या बात कहता है, अगरचे हमा कूड़ो करकट अस्त, अगरचे मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब कुछ कूड़ा और करकट है। अगरचे हमा कूड़ो करकट अस्त, ब हिंदी दरिंदी जबा लटपट अस्त। हिंदी जो है वो एक ऐसी दरिंदा, ऐसी उबड़ खाबड़ जबान है जिसको बोलने से जबान लटपटाती है। वो उर्दू का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, उर्दू लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि हिंदी कह रहा है, बहिंदी हिंदी। दरिंदी जबां लटपटस। अब आगे का देखिए, कहता है, वह लेकिन किसी ने भली ये कही, वह लेकिन किसी ने भली ये कही, जिसे पीऊ चाहे सुहागन वही। तो जिसे पीऊ चाहे सुहागन वही, जाहिर है आप समझ सकते हैं कि जो जबान, जो बोली, जो भाषा जो है वो अमाम इस्तेमाल करेंगे वही जो है मकबूल होगी, वही पॉपुलर होगी। जिसको जी हमारे किसी शायर ने कहा कि जबान खल को नक्कारे खुदा जानो, यानी जो अवाम की जबान है वो खुदा हम्म का नक्कारा है, वही पॉपुलर हम्म होगी, वही लोग जो है हम्म उसे ही तस्लीम जी करेंगे। और जी इसी के तहत जो है फारसी से मज़ाहमत करके फारसी के खिलाफ आवाज उठाते हुए जो एक प्रतिरोध का स्वर जो है वो उभर करके जी सामने आता है, जी उसे जी जो है हम आज उर्दू के नाम पे जानते हैं। इसलिए कि जाफर जटल्ली जो है उर्दू का बुनियादी खमीर जिसे हम कहते हैं, उसकी बुनियाद बगावत और प्रतिरोध पर। जी जी जाफर जटल्ली आप। जो है तो अपने समाज में नाइंसाफी देखता है, जुल्म देखता है, तो कहता है कि सिपाही हक नहीं पावे, नित उठ उठ चौकियां जावे, करज बनियों से ले खावे, अजब ये दौर आया है। न यारों में रही यारी, न भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उठ गई सारी, अजब ये दौर आया है। तो ये क्या जो बात शुरुआती दौर का जो ये शायर है, ये जी जो है इस तरह से फारसी के वर्चस्व के खिलाफ अपनी जी आवाज बुलंद करता है। जी और ये आवाज जो है जो हमें जो है कहीं खुसरो के यहाँ नजर आती है, कि जो जी खुसरो जो है जब हिंदवी या हिंदी जबान में बात करता है तो वो जो है
अपना फारसी कलाम जो है एक तरफ रख देता है, और जी फारसी कलाम एक तरफ रख करके जो है वो कहता है कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। तो क्या ये बात जो है। पिया मिलन की आस है, इसी हम्म पिया मिलन, मेल मिलाप और मोहब्बत का पैगाम जो है वो हम्म, बाद में एक जबान के रूप में बन करके सामने आने वाली जो भाषा है, जिसे हम जी आज उर्दू के नाम से जानते हैं। जी और जी इसीलिए जो है मैं ये बात भी दोहराता चलूं कि उस जमाने में जो है फारसी में शेर कहना या फारसी में बातचीत कहना ही इल्म और ज्ञान का की बुनियाद मानी जाती थी। और ये जी गलतफहमी गालिब को भी थी। हमारा इतना बड़ा शायर गालिब, गालिब जो है उन्होंने कहा कि दरअसल मेरी असल शायरी जो है वो तो फारसी में है, जी उर्दू जी में तो मैं ऐसे ही तफरीह के लिए कह लेता हूँ। जी लेकिन जी गालिब फारसी में उनको वो शोहरत नहीं मिली। शोहरत किस जी में मिली उन्हें? उर्दू के शायर की हैसियत से गालिब को जी जी पहचाना गया। और जी इसीलिए जो है जब जंग आज़ादी की बात हम करते हैं, जी 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 तो जंग आज़ादी की बात करते हुए शुरुआत के दौर से लेकर के, यानी मैं 1857 को जंग जी आज़ादी की शुरुआत नहीं मानता, बल्कि जी मैं 1757 से जी शुरुआत मानता हूँ, जब प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने शहीद किया। और जी 1757 में जो है जब सिराजुद्दौला जो है शहीद होते हैं, तो जी वहाँ उनके पटना में जो उनके नुमाइंदे हैं, पटना में सिराजुद्दौला का जी नुमाइंदा कौन है? राजा राम नारायण मौजू। जी जी सिराजुद्दौला के नुमाइंदे पटना में राजा राम नारायण मौजू को जब ये पता चलता है कि उनका बादशाह अंग्रेजों के जरिए शहीद कर दिया गया, तो राजा राम नारायण मौजू जो है तकरीबन पागलों जैसी स्थिति उनकी हो जाती है, और वो अपने कपड़े फाड़ लेते हैं और गरीबान चाक करके पटना की सड़कों पर जो है जुनून की कैफियत में इधर उधर भागते हैं कि अरे मेरा हम्म, बादशाह जो है वो शहीद कर दिया गया। और अचानक जो है वो उनका शेर जो बाद में बहुत मशहूर हुआ, आज भी जो है हम उसे दोहराते हैं, राजा राम नारायण मौजू के शेर को। वो कहते हैं कि गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की। कहा अपना मजनू की सबब बता रहे हैं सिराजुद्दौला को। गजाला जी तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरा। क्या तो ये जो वाह 1757 की शहादत है, जो जंग आज़ादी में हिंदुस्तानियों के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की जो शुरुआत है, वो आगे चल करके जो है उसकी कड़ियां जो है जा करके चाहे वो 1857 की जंग आज़ादी हो, जब बहादुर शाह जफर को जो है एक मरकजी, एक केंद्रीय जो है हम्म, भूमिका जो है बहादुर शाह जफर की होती है। और हम ये बात भी यहाँ दोहराते चलें कि जो तस्वुर जो है नेशन स्टेट का आज हमारे जहन में है, जी नेशन स्टेट का वो तस्वुर उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त जी तो हिंदुस्तान मुख्तलिफ राजा रजवाड़ों नवाबों अलग अलग रियासतों में बटा जी हुआ था। जी लेकिन इन तमाम राजे रजवाड़ों और नवाबों ने जो है ये महसूस किया कि ये जो हमारे यहाँ अंग्रेज आया है, ये अंग्रेज जो है हमें लूट रहा है, और ये लूट करके हमारी संपत्तियां जो है वो हमारे देश में नहीं रह पा रही हैं। ये जी देश से लूट करके जो है हमारी संपत्ति को ले जा रहा है। इसलिए जी सबने जो है महसूस किया कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत और अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करना हमारे लिए जी जरूरी है। चाहे जी उनमें रानी लक्ष्मीबाई रही हों, चाहे जी उसमें नाना साहब रहे हों, चाहे जी वो तात्या टोपे रहे हों, या जी लखनऊ में बेगम हजरत महल रही हों। इन जी लोगों के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ
कि आज जो है इस पूरी लड़ाई को जो है हम एक अलग नजरिया जो है पेश करते हुए एक खास सांप्रदायिक फिरके के आईने से जो है उसके चश्मे से देखने की कोशिश की जा रही है। ये जी तो हमारी मिली जुली, जिसमें मुश्तरका जो है साझा सांस्कृतिक विरासत की जी लड़ाई थी, जिन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब फडणवीस और जी बेगम हजरत महल सब ने कहा कि दिल्ली में बैठा हुआ बहादुर शाह जफर जो है उसकी कयादत में, उसकी अगुवाई में जो है हम अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसीलिए जो है जब फरमान जारी होता है, फरमान क्या जारी होता है, रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि खल खुदा की मुल्क बादशाह का, हम्म यानी खल खुदा की मुल्क बादशाह का, मुल्क हमारा बादशाह का कौन, यानी बहादुर शाह जफर, और हम्म हुक्म महारानी का, यानी हम्म रानी लक्ष्मीबाई जो है ये उनका जो फरमान है वो आज भी आपको म्यूजियम्स में, अभिलेखागारों में जो आज भी मिल जाएगा। इसी तरह जी का फरमान जो है वो नाना साहब जारी करते हैं, इसी तरह से फरमान तात्या टोपे जारी करते हैं कि खल खुदा का मुल्क बादशाह का हुक्म तात्या टोपे का, या हुक्म जो है बेगम हजरत महल का। यानी सबने जी मिल करके जो है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इस लड़ाई में जो है अंग्रेजों ने जो है जिस तरह की शरपसंदी अख्तियार की, उस शरारत के तहत जो उनके पास और कोई दूसरा हथियार था ही नहीं, बजाय जी इसके कि इन लोगों में आपस में जो है बांटने का, आपस में फिरका परस्ती का एक बीज बोने की कोशिश की जाए, जिसमें अंग्रेज उस वक्त 1857 में कामयाब नहीं हुए। और सब ने मिल करके जो है, हालांकि उन आज अंग्रेजों के मुखबिर हमारे यहाँ तब भी थे और आज भी हैं। आज तो जो है अंग्रेजों के वही मुखबिर जो है हमारे यहाँ, उन्होंने हुकूमत हासिल कर ली। उस वक्त भी जीवन लाल जैसे अंग्रेजों के मुखबिर थे, और जीवन लाल की डायरी जो है 1857 की अगर आप पढ़ें तो उसमें उसने जो है साफ साफ लिखा है कि हर तरफ जो है लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक जो बगावत का जज्बा था, उस बगावत के जज्बे के तहत जो है मुत्तहिद हो रहे थे, एकजुट हो रहे थे, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए सफबंद हो रहे थे। इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जब हमारे यहाँ, जब अंग्रेजों ने देखा कि अब उनका जोर नहीं चल रहा है, तो उसको जो है कुचलने के लिए, उसको जो है शिकस्त देने के लिए हिंदुस्तानियों की इस लड़ाई को तशद्दुद का रास्ता अपनाया गया, आतंक का रास्ता अपनाया गया। और चूंकि हमारी फौजें जो है वो उतनी लैस नहीं थी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स तो उस तरह के नहीं थे, तो और हमारे समाज के अंदर जो है अंग्रेजों ने बहुत सारे मुखबिरों को और दलालों को खरीद लिया था। उसके तहत जो है हमारे मुल्क पर जिस तरह से काउंटर अटैक जो हुआ, जो 1857 की जिसे हम बगावत लोग कहते हैं, जिसे मैं आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत के तौर पे कहता हूँ, उसमें जो है हमारे आजादी के रहनुमाओं के जो हौसले जिस तरह से बुलंद थे, उनको जो है एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने कुचलने की जो कोशिश की, उसका रद्द अमल जो है पूरे समाज में जो है हमें देखने के लिए मिलता है। और हमारे सभी शायरों और दानिश्वरों ने, बुद्धिजीवियों ने जो है जी अंग्रेजों के खिलाफ बहादुर शाह जफर के हक में बात की। बहादुर शाह जफर का मतलब कि आजादी के रहनुमाओं के हक में, चाहे जाहिर है जो है जो मैंने पहले कहा कि जी बहादुर शाह जफर यानी जिनके साथियों में रानी लक्ष्मीबाई हैं, जी तात्या जी टोपे हैं, नाना साहब हैं, ये सब जो है उनके साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो जी उसी के तहत जो है हमारे, जब शायरों ने देखा कि इस आजादी की जंग में जो है जी हिंदुस्तानियों की जी शिकस्त हो रही है,
तो उस जी शिकस्त का असर लेते हुए हमारे शायरों ने अपने जो रद्द अमल जाहिर किए, उनकी चंद मिसालें जो है मैं आपको जी सुनाना जी चाहूंगा। जी हमारे बिल्कुल। उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे जिनका नाम जुरत था, और जुरत की जो है मैं उनके कुछ शेर जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी जुरत ने जी कहा कि कहिए न उन्हें अमीर और न वजीर, अंग्रेजों के हाथ हैं कफस में असीर। यानी ये सारे जितने अमीर और वजीर हैं, ये अंग्रेजों के जेल में जो है कैद हो गए हैं, असीर हो गए हैं, कैद हो गए हैं। और मुसफ़ी ने तो इसके खिलाफ, आप जानते हैं मुसफ़ी उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे जिन्होंने पहली बार उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया था अपनी शायरी में। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हिंदुस्तान की दौलतो हशमत जो कुछ के थी, जालिम फिरंगियों ने बतदरीज लूट ली। हम्म। लूटने का जिक्र जो है बार बार जो है, और इसीलिए जो है हमारे जो सूफी रहे हैं, जो संत रहे हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में हिस्सा लिया, जिसमें सैयद अहमद देहलवी एक बहुत बड़े आलिम थे उस वक्त हिंदुस्तान के। और उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में जो है अपना एक अहम रोल अदा किया, और फतवा दिया कि सारे हिंदुस्तानियों का ये फर्ज है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है बादशाह का और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों का साथ दें। और इसीलिए सैयद अहमद देहलवी को जो है परेशान किया गया, कैद किया गया, उनको तरह तरह के जुल्म उनके ऊपर ढाए गए, जिसका जिक्र करते हुए एक बड़ा खामोश सा शायर जो है उर्दू में हमारे सामने आता है, हकीम मोमिन खां। मोमिन का नाम जी आता है, और मोमिन जो है वो कहते हैं कि मोमिन तुम्हें कुछ भी है जो पासे ईमान, अगर तुम्हें ईमान का थोड़ा बहुत पास, थोड़ा बहुत लिहाज है, तो इस वक्त जो है क्या करो, मार कहे जहां में चल दीजिए वहां। तो मार्का है जहां, चल दीजिए वहां, यानी इस वाह। लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ। और इसीलिए जो है इस लड़ाई में उर्दू के एक और बहुत बड़े मशहूर शायर इमाम बख्श साहबाई का नाम जी आता है, जो पुरानी जी दिल्ली के कूचा चेलान में रहते थे। जी जब उन्होंने जी आज़ादी के खिलाफ आवाज उठाई, आज़ादी के हक में आवाज अंग्रेजों जी के खिलाफ उठाई, तो जी उन्हें शहीद कर दिया गया। और सिर्फ मुसफ़ी को शहीद नहीं किया गया, बल्कि मुसफ़ी के खानदान में उनके 21 लोगों को अंग्रेजों ने जो है शहीद कर दिया। और उनकी शहादत के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम बहादुर शाह जफर के जमाने में आता है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, यानी जो चीफ मुफ्ती थे सदरुद्दीन आजुर्दा बहादुर शाह जी जफर के दरबार में। मुफ्ती जी सदरुद्दीन आजुर्दा ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, और उन्होंने जी फतवा दिया, और कहा कि हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में सामने आए, शामिल हो। अंग्रेजों से जी मुकाबला करे। जी और उन्होंने जो है इमाम बख्श साहबाई के की शहादत पे कहा, क्यों ये आजुर्दा निकल जाए ना सौदाई हो, यानी आजुर्दा पर जो है क्यों ना ये पागलपन का दौरा पड़े कि वो देख रहा है कि साहबाई जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं। कत्ल इस तरह से बेजुर्म हो, सौदाई जो साहबाई जो, जी यानी साहबाई को जिस तरह से बिला जुर्म, बिला किसी उसके कत्ल कर दिया गया है, हम उसके हक में जो है हमें खड़े होना चाहिए। और जी जाहिर है अब ये वही मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा हैं कि जिनका बहुत मशहूर शेर हम लोगों की जबान पर आज भी है कि खुदा के वास्ते उसको न टोको, यही एक शहर में कातिल रहा। कि इस वक्त जो है जो कत्लो गारत जो है वो कर रहा है, जो तबाही मचा रहा है पूरे शहर में,
ये अंग्रेज जिस तरह से यानी लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, वो जी अंग्रेज के खिलाफ मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा फतवा देते हैं और जी उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जी मैं यहाँ ये भी याद दिलाता चलूं कि जी ये वही जमाना है जब बहादुर शाह जफर कमजोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और अंग्रेजों की तरफ से तंज करते हुए, टॉन्ट करते हुए जो है अंग्रेजों की तरफ से बहादुर शाह जफर को ये शेर भेजा जाता है, जिसमें कहा गया कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर का मतलब तलवार। तो, जफर को जो है अंग्रेज चैलेंज करता है कि है जफर, अब हथियार डाल दो, अब तुम्हारी तलवार जो है वो ठंडी हो गई, अब उसमें दम जी नहीं रहा है। जिसके जी जवाब में बहादुर शाह जफर जो है वो कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। वाह 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 गाजियों में बू रहेगी, यानी लड़ाई लड़ने वाले जो है उनमें जब तक ईमान की बू रहेगी, जब तक वो आजादी की लड़ाई की हिम्मत उनमें बाकी रहेगी, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या बात है वाह तो वो तख्ते लंदन तक हिंदुस्तान की तेग को चलाने के का जवाब देता है और जी लड़ाई को जो है ठंडी नहीं होने देता है। ये जो जी जज्बा रहा है आजादी का, जी मेरा कहने का मकसद ये है कि इस दौर के जितनी आवाजें हैं, जितनी जो है तहरीक है, पूरी जो आंदोलन है, वो सारा आंदोलन, इसके जितने दस्तावेज हैं सब आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही में मिलेंगे। सही उर्दू बात ही में ये सारी जो है, और इसीलिए जो है मैंने मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा का जिक्र किया। ये वही मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा हैं कि आप जानते हैं कि गालिब और शहर का कोतवाल जो था वो गालिब से बहुत खफा रहता था, और है गालिब को झूठे इल्जाम के तहत, यानी गालिब जो है वो जुआ खेलते हैं जगह, और उसमें गिरफ्तार कर लिया था और जेल में डाल दिया था। उसके खिलाफ जो है सदरुद्दीन आजुर्दा जो मुफ्ती थे वो गए और उन्होंने इतनी हिम्मत की कि कहा कि मैं गालिब की जमानत लेता हूँ, और गालिब को जो है वो आजाद करवा करके ले आए, गालिब की जमानत ली उन्होंने। तो यही वो दौर है, और गालिब को जो है हम बड़े कभी कभी लुत्फ और हल्के अंदाज में ले लेते हैं, लेकिन गालिब का 1857 की जंग में जो है जो योगदान रहा है, जो उनका कारनामा रहा है, उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए कि हम ज्यादातर जो है लोगों का ये है कि गालिब की शायरी पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं। गालिब ने जो गद्य में लिखा है, जो नस्र में लिखा है, और जी खासकर गालिब के जो खत हैं, उनको जो जी है फिर से पढ़ने की जरूरत है। जी जी और अगर हम गालिब के उस खत को दोहराएं तो एक खत जो है मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बड़ा दिलचस्प खत है गालिब का। जी जी कहते जी हैं जी जी कि 11 मई 1857 को चंद गोरे छत से छलांग लगाकर मेरे घर में उतरे। मुझे, मेरे पड़ोसियों और मेरे बच्चों को पकड़कर अंग्रेजों के सामने ले चले। रास्ते में पूछा, मुसलमान हो? मैंने कहा आधा मुसलमान। पूछा, आधा मुसलमान कैसा? मैंने कहा शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। तो यहाँ जो है गालिब का एक तरह से एहतजाज है, उनका प्रतिरोध है, जो अंग्रेजों से ये कहना चाह रहा है कि तुम कौन होते हो ये पूछने वाले मुझसे कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे इंसान की हैसियत से पहचानो। इसलिए जो है गालिब वहां अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, और इसकी ये आवाज जो है सिर्फ यही नहीं कि गालिब जो है वो कहता है कि आगे चल करके कि मरने वालों में कोई मेरा दोस्त था,
कोई शागिर्द, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई गोरा, कोई काला, सो सब के सब खाक में मिल गए। इस बात का गम जो है जाहिर करता है गालिब की इस आजादी की लड़ाई में जो है। और आखिर में कहते हैं गालिब के बिछड़े हुए कयामत को मिले सो वहां क्या खाक मिलेंगे, नेक जुदा बद जुदा, शिया अलग सुन्नी अलग। यानी उस वक्त भी जो है वो गालिब सोचिए 1857 में बैठा हुआ जो है इस फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और शायरी में भी जो ये कह रहा है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान। तो गालिब ही नहीं बल्कि उस जमाने के और दूसरे तमाम जितने शोरा हैं वो जो है इस पूरी आजादी की लड़ाई में जो है हिस्सा लेते हैं। और 1857 के बाद जो है जाहिर है उस वक्त जो है अंग्रेजों का पूरा कब्जा हिंदुस्तान पर हो जाता है। लेकिन उस कब्जा होने के बाद जो है आजादी की ये लड़ाई जो है वो खत्म नहीं होती है, बल्कि ये आग जो है वो जलती रहती है। ये चिंगारी जो है वो शोला बन करके हमारे अदब में, हमारे साहित्य में जो है वो आपको जगह जगह देखने के लिए मिलती है। चाहे वो मुंशी प्रेमचंद रहे हों, आप जानते हैं कि उनके शुरुआती जितने लेखन हैं वो उर्दू ही से उन्होंने शुरू किया था। हिंदी में तो उनकी तहरीरों का सिलसिला जो है 1930 के बाद से जो है हिंदी में आना शुरू होता है। उससे पहले तो प्रेमचंद ने जो कुछ भी उनका योगदान है सब उर्दू ही में किया। वो गांधी जी के साथ जो है अंग्रेजों की के खिलाफ आजादी की उस तहरीक में शामिल होते हैं और अपनी कलम को जो है एक कलम के सिपाही का जो फर्ज हो सकता है प्रेमचंद उसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारी उस लड़ाई में जो है जाहिर है आप जानते हैं नाम मौलाना हसरत मुहानी का, जिसने पहला नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था, मौलाना हसरत मुहानी ने दिया था। बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान जो है और उठ करके खड़े होते हैं। कई बार जो है मौलाना हसरत मुहानी जेल जाते हैं, और जिनका बड़ा मशहूर शेर है 1908 में जब मौलाना को गिरफ्तार किया जाता है तो मौलाना जेल से छूट करके जब बाहर आते हैं तो 1908 की अपनी उस गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हाथ से सन 8 में गुजरे मगर अब के बरस क्या दिखाए गर्दिशे लैलो निहार अब के बरस। कि अब आगे जो है अंग्रेज जो है और किस तरह के जुल्म करते हैं, क्या सितम ढाते हैं, ये जो है हम देखने के लिए उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। या एक उर्दू का बहुत बड़ा शायर जिसे हम अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं, जो नया शिवाला जैसी नज्म लिखता है और जो ये कहता है कि अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें हटा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। नक्शे दुई यानी ये जो तफरीक है, जो भेदभाव है, इसको मिटा दें। और इसीलिए जो है अल्लामा इकबाल अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हुए कहते हैं कि मजलिसे आईनो इस्लाहो रियायातो हुकूक तिब्बे मगरिब में मजे मीठे असर ख्वाब आवरी। यानी ये जो मगरिब का तिब है, ये जो फलसफा है अंग्रेजों का, इसमें मजे तो मीठे हैं लेकिन इसका असर जो है वो हमें ख्वाब में सुला देता है। और इसीलिए जो है उस बात का जिक्र करते हुए जो है वो 1917 के इनकलाब से इकबाल बहुत मुतासिर होते हैं। सोवियत क्रांति और का 1917 के इनकलाब से मुतासिर होकर के कहते हैं कि दस्ते दौलत आफरी को मुज्द यूं मिलती रही, अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। यानी
इन अंग्रेज जो है हुक्मरानों, जो ताजिर हैं, जो पूंजीपति हैं, ये मेहनत कशों को जो है उनकी मजदूरी इस तरह से देते हैं जैसे कोई गरीबों को भीख देता है। और जी इसलिए जो है वो कहते हैं कि उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। तेरे दौर का यानी मजदूरों के दौर का। हम्म और ये हम्म 1917 के इनकलाब का असर कबूल करते हुए वो कहते हैं, और कहते हैं कि दया गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे, पुरानी सियासत गरी खार है, जमी मीरो सुल्तान से बेजार है। ये क्या बात है। अखबार जो है वो आवाज उठाते हुए जो है जगह जगह जा करके मुजाहिदीन आज़ादी जो है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हिंदुस्तानी हैं, उनके बीच अपनी बात जो है वो कहने की कोशिश जी करते हैं। जी जी यही जी वो जमाना है, आप जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला जी बाग के बाद जो हिंदुस्तान का एक पूरा नक्शा जो है उभरता है, जिसमें भगत सिंह और इस तरह के हमारे दूसरे रहनुमा सामने आते हैं, वहीं जो है सआदत हसन मंटो जो है जी जलियांवाला बाग कांड पर जो है अफसाना लिखता है, कहानी लिखता है। जी यही जो जी है अब्दुल्ला हुसैन उर्दू का एक बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट है, जो अपने नाविल उदास नस्ले में जो है वो जलियांवाला बाग का जिक्र करते हुए अंग्रेजों के जी खिलाफ नफरत का इजहार करता है, और जी हिंदुस्तानियों को इस बात की दावत देता है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक हो जाएं। जोश मलिहाबादी शायद जैसा शायर, जो पूरी आजादी में हिंदुस्तान के मुजाहिदों के साथ रहा, और जिनके ऊपर जो है जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो भगत सिंह जी की फांसी का असर ये पड़ा कि उन्होंने लाहौर में भगत सिंह की याद में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, ताजियत जी का शोक सभा हुई। जी उस शोक जी सभा में जो है जोश मलिहाबादी ने कहा कि सुनो ऐ बंदगाने जुल्फे गेती, सदा क्या आ रही है आसमां से, कि आजादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयाते जावेदा से। यानी जी हमेशा जी हमेशा की जिंदगी से बेहतर है कि आजादी का एक पल जो है वो बेहतर है, और आजादी के साथ मरना जो है वो कबूल है, गुलामी की जिंदगी जो है गुजारना कबूल नहीं जी है। उन्होंने जी फिरंगियों के खिलाफ नज़में लिखी, उन्होंने आज़ादी जी के लिए जो नज़में लिखी, वो जो है उर्दू का एक बहुत बड़ा सरमाया है। और आप जी जानते हैं कि इस पूरे कारवां को जो है ये जब आगे बढ़ता है तो 1932 में अंगारे नाम की एक किताब छपती है, जिसमें उस दौर के उर्दू लिखने वालों के चंद अफसाने और कुछ ड्रामे जो है वो सामने आते हैं, जो सज्जाद जहीर जो है वो एडिट करते हैं, जिसमें रशीद जहां है, जिसमें अहमद अली हैं। इन लोगों के अफसाने और ड्रामे जी हैं, लोगों को जी जिनके जरिए अंधविश्वास और जी हर तरह की नफरत से आजाद जी होने की जो दावत दी जाती है, ये जी अंगारे जी जो है अंग्रेज 1932 जी में बैन कर जी देते हैं, आप जानते हैं। जी जी कॉमरेड। तो जी ये तो ये आज आपसे कॉमरेड, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई जो कि नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। वो लोग जो जी आजादी की लड़ाई में शामिल थे ही नहीं, वही लोग जी उर्दू को आज दोयम दर्जे का साबित करने की साजिशें कर रही हैं। तो आज जो आपसे बातचीत हुई, ये हमारे समय का दस्तावेज है। आपसे बहुत सारी बातें हैं करनी है, लेकिन चूंकि इस कार्यक्रम की भी एक सीमा है, हम चाहेंगे कि कुछ समय बाद आपसे इस मुद्दे पे फिर से बात की जाएगी, क्योंकि आपके पास जो जानकारियां हैं, जो जानकारियों का खजाना है, वो आज की पीढ़ी को मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। तो जंग आजादी में उर्दू अंत का जो में जो योगदान है है। शैलेंद्र जी जी, एक जी बात जो है उसकी तरफ भी अंत में मैं इशारा करना जी चाहूंगा, एक जी मिनट में जी अपनी जी बात कहना चाहूंगा जी कि जी जी 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ बनी, तो जी प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था आजादी के रहनुमाओं का, जिसमें जी ज्यादातर जो है
उर्दू ही के लोग शुरू शुरू में उसमें शामिल हुए, और जी जिन्होंने 1947 में आजादी मिलने के बाद जो है जो उनके मोह भंग हुए, तो हमारे शायरों और अदीबों ने कहा कि वो आजादी जिसका सपना जो है हमारे आजादी के रहनुमाओं ने देखा था, यानी इस हिंदुस्तान के मेहनत कशों और मजदूरों को उनके अपने दुख दर्द से आजादी मिल जाएगी, वो आजादी तो हमें मिली नहीं। और इसीलिए जो है 15 अगस्त पर जो है चाहे फैज अहमद फैज हो, अली सरदार जाफरी हो, जानिसार अख्तर हो, इन लोगों ने यही तो कहा कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। और जी आखिर में कहते हैं कि नजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले जी चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, यानी मजदूरों जी को जो है हम्म, उनके दुख दर्द से राहत नहीं मिली। जी सरदार जाफरी ने जी कहा कि तुमने फिरदौस के बदले में जहन्नम देकर कह दिया हमसे कि गुलशन में बहार आई है। या जानिसार अख्तर ने कहा कि हमने इंसान के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा हम्म, है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। तो हमारे उर्दू के शायरों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उन्होंने ये महसूस किया कि 1947 में ये जो आजादी मिली, अंग्रेजों की जगह नए हुक्मरान आ गए हैं, लेकिन मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों को उनके अपने दुखों से, उनके अपने उत्पीड़न और जी शोषण से जो है वो आजादी नहीं मिली है। इसीलिए जी शायर कहता है कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। जब तक मजदूर जी जी आजाद नहीं होगा, जी जब तक जी मेहनत कश को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक जो है हम असल आजादी हमें हासिल जी नहीं होगी। जी तो ठीक संक्षेप कहा। में यही जी उर्दू का जी और उर्दू के शायरों का और लेखकों का जी योगदान रहा है। जी और जी मैं एक बात जो है कहना भूल गया, वो ये कि हमारे लिखने वालों में जो है मैंने रघुपत साय फिराक का तो नाम लिया, लेकिन हमारे शायरों ने इस बात पर भी जोर दिया। हमारा शायर आतश जो है ये कहता है कि कुफ्रो इस्लाम की कुछ कैद नहीं है आतश, कुफ्रो इस्लाम की कुछ कैद नहीं है आतश, शेख हो या के ब्राह्मण हो व इंसान हो गए। सब हम जो है हिंदू वाह मुसलमान नहीं बल्कि इंसान होना जरूरी समझते हैं। जी और जी बड़े बड़े चाहे रतन नाथ सरशार हो, चाहे जी ब्रज जी नारायण शकबस्त हो, जी चाहे मुंशी जी प्रेमचंद हो, जी चाहे जी जी रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी हो, इन तमाम जी लोगों को निकाल करके अगर हम उर्दू को सिर्फ मुसलमानों तक महदूद कर देंगे तो उर्दू का इतिहास में जो है बचेगा क्या। जी जी ये जी तो सही हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा जखीरा है, एक बहुत बड़ा नमूना है, जिसको हम उर्दू अदब के नाम से जानते हैं। इसलिए जो हमारी आपकी सबकी यही कोशिश हमेशा रहती है कि मजहबी फिरका वारियत से अलग हट करके इंसान दोस्ती और अमन के लिए जो है जिस भाषा ने आज भी जो है अपना वो सफर जारी रखा है, उसका नाम उर्दू है। और उससे जुड़े हुए जो है लेखक, अदीब और शायर जो है उनका किसी एक विशेष धर्म से ताल्लुक नहीं, बल्कि जी समाज की विसंगतियों पर से पर्दा उठाने और उसके खिलाफ जो है एहतजाज करने का एक बेहतरीन जरिया रहा है। इन्हीं जी शब्दों के साथ मैं आपका जी एक बार जी फिर शुक्रिया अदा जी करता हूँ कि जी आपने जी मौका दिया, और टूटी फूटी उल्टी सीधी कड़ियों को जो है मैंने जोड़ने की कोशिश की है। और मौका मिला तो विस्तार से जो है, अब आपने चूंकि हिम्मत दिलाई है तो विस्तार से जो है इस पर मैं लिखने की भी कोशिश करूंगा। आपका बहुत बिल्कुल शुक्रिया। जो आप लिख देंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस लाल सलाम कार्यक्रम में भी कुछ समय बाद हम बिल्कुल। आपसे फिर बात करेंगे। तो कॉमरेड
अली जावेद साहब, आपको तहे दिल से शुक्रिया कि भारत की आज़ादी के दिन की पूर्व बेला में इस तरह से हमने महत्वपूर्ण बातचीत की। ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का दस्तावेज है। इसमें उर्दू की कितनी क्रांतिकारी भूमिका है। जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा दिया, उसका क्या महत्व है, ये हम महसूस करते हैं। तो कॉमरेड जावेद जी, आपको लाल सलाम, और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, भारत की जिंदाबाद। आजादी जिंदाबाद, लाल सलाम जी। धन्यवाद।